नमस्कार। आचार्य श्री मां प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनी आपका स्वागत करता हूँ। हाय बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 1857 की क्रांति के कारण। उन कारणों में कुछ कारण रह गए थे जो हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति का ये पार्ट सेकेंड है। पहले में अपने कारण पढ़े थे, उन कारणों में अगला कारण है धार्मिक कारण। इसके बारे में मैं पहले भी थोड़ा बहुत बता चुका हूं, पर थोड़ा और है तो और आप देखिए, सुनिए। अंग्रेजों द्वारा भारत को ईसाइयत के रंग में रंगने का प्रयास किया जाने लगा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा मिशनरियों को भारत में धर्म प्रसार की स्वतंत्रता दे दी गई। ब्रिटिश सरकार संसद में बोलते हुए मेडल्स की घोषणा थी कि परमात्मा ने भारत के विस्तृत साम्राज्य ब्रिटिश को प्रदान किया गया ताकि ईसाई धर्म पताका भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फैलाई जा सके। प्रत्येक व्यक्ति को अविलंब देश में समस्त भारतीयों को ईसाई धर्म में परिणत करने का महान कार्य भी इसी प्रकार से संपन्न करने में अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए। क्लियर? यानी मेगल्स ने कहा है कि ये भारत का जो विस्तृत साम्राज्य है, ये परमात्मा ने हमें इसीलिए दिया है कि हम भारत के विस्तृत साम्राज्य को ईसाइयत के रंग में रंग दें। भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक ईसाई धर्म की पताका फैलानी चाहिए। इसीलिए यह विस्तृत साम्राज्य हमें हमारे ईश्वर ने प्रदान किया है। नेक्स्ट, अंग्रेजों की इस नीति के अंतर्गत भारतीयों में ईसाई प्रचारकों के सभी तरह की सुविधा ईसाई धर्म प्रचारकों को सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की गई। ईसाई धर्म प्रचारक बड़े उद्दंडी थे। वे खुले रूप से हिंदुओं के अवतारों तथा मुस्लिमों के पैगंबरों को गालियां देते थे तथा उन्हें कुकर्मी कहकर उनकी निंदा करते थे। शहरी क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार विशेष रूप से हुआ। इस कार्य के लिए पादरी लेफ्टिनेंट तथा मिशनरी कर्नल नियुक्त किए गए। यानी अब सैनिकों में भी ईसाई धर्म का प्रचार किया गया और उनके लिए भी धर्म के जो नेता थे, पादरी थे, उनको नियुक्त किया और उनको पदवी भी सैनिकों वाली दी, जिनमें पादरी लेफ्टिनेंट तथा मिशनरी कर्नल नियुक्त किए गए। इनका काम सेना में भारतीयों को ईसाई मात्र बनाना था। भारतीय सिपाहियों द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर उन्हें पदोन्नति का लोभ दिया गया तथा सरकारी स्कूलों में तो बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। फलस्वरूप स्कूल में पढ़े बच्चे भारतीय धर्म की खुली आलोचना करते थे। अतः इससे भारतीयों के मन में घृणा उत्पन्न हो गई। बेरोजगार, अकाल पीड़ितों, कैदियों, विधवाओं तथा अनाथ बच्चों को भी बलपूर्वक ईसाई बनाया गया। जैसे बेरोजगारों को यह कहा गया, आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आपको हम सेवा में रख लेंगे, नौकरी दे देंगे। इस प्रकार अकाल पीड़ितों को, अगर वो पीड़ित है, वैसे ही पीड़ित है, उनको भी यह कहा आप ईसाई धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हम आपको सुविधाएं दे देंगे। कैदियों को, जो अपराध करते थे, कैदी होते थे, जेल में रहते थे, उनमें भी ये बात की गई कि आप अगर ये वादी और प्रतिवादी, यानी आप अगर जेल में हैं और आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो आपको हम मुक्त कर देंगे। वादी और प्रतिवादी दो व्यक्ति होते थे, न्यायालय में मुकदमा दायर किया। यहाँ तक उनको ये कहा गया कि आप दोनों में से अगर जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा उसके फेवर में फैसला सुना दिया जाएगा। इस प्रकार नाना उपायों द्वारा भारतीय लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का काम किया। नेक्स्ट, अन्य लोगों को अन्य प्रकार के प्रलोभन दिए गए जिससे कि ईसाईयत स्वीकार करें। लॉर्ड कैनिंग ने तो धर्म प्रचार के लिए लाखों रुपए दिए। जिन भारतीयों को कारावास की सजा होती थी,
जेल में अपने साथ जलपात्र ले जाते थे, क्योंकि वे किसी के छुए हुए जलपात्र को अपवित्र समझते थे। लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी। इससे हिंदुओं को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज उन्हें अपने धर्म में अपना छुआ पानी पिलाकर, उनका छुआ खिलाकर ईसाई बना रहे हैं। इस संदेह के वातावरण में चर्बी वाले कारतूस की घटना ने ऐतिहासिक विद्रोह को प्रज्वलित कर दिया। ये है आपके सामने धार्मिक कारण, यानी नाना रूपों से प्रलोभनों से अंग्रेजों ने भारतीयों को ईसाई बनने का लालच दिया और ईसाई धर्म में रखने का प्रयास किया। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ पे अगला बात करेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ। क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसका आर्थिक कारण भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मैंने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था किसान आंदोलन, ठीक है, रैयतवाड़ी महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। इनमें भी बताया था भारतीयों का अंग्रेजों ने एक प्रकार शोषण ही किया। अब आगे बात करते हैं आर्थिक कारण की। देखिएगा, अंग्रेजों ने जितने भारतीयों का राजनीतिक शोषण किया, उससे भी बढ़कर आर्थिक शोषण किया। बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद कुटीर उद्योगों का नाश आरंभ हो गया था। 2813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटेन के लिए निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाने से तो आर्थिक शोषण और अधिक तीव्र हुआ। मुक्त व्यापार नीति से इंग्लैंड का निर्मित माल अधिकाधिक मात्रा में भारत के बाजारों में आने लगा। फलस्वरूप भारतीय उद्योग नष्ट हो गए। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार वाणिज्य कुटीर उद्योगों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अतः भारतीयों में निर्धनता बढ़ी, जिससे किसानों के कल्याण के नाम पर भू राजस्व के संबंध में अब तक अनेक नियोग किए गए, परंतु प्रत्येक भू राजस्व व्यवस्था में ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखा जाता था, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी प्रमुख थे। आर्थिक शोषण हुआ, कुटीर उद्योगों का नाश हो गया। कुटीर उद्योगों में भी दादनी प्रथा थी, पैसे देकर अपने लिए काम करवाते थे और भारतीय जो वस्तुएं थी उन पर टैक्स अधिक लगा दिया और अंग्रेजों की वस्तुओं पर टैक्स कम रख दिया, जिससे क्या है, वो सस्ती होती थी तो भारतीय उन्हीं को खरीदे और भारतीय जो व्यापारी थे, जो किसान थे, उनको सिर्फ अंग्रेजी हितों में ही काम करने की बात कही थी। जिससे क्या हुआ, कृषि का उद्योगीकरण हो गया। भारतीय अगर माल बनाते थे तो उन पर टैक्स ज्यादा लिया जाता था, जिससे क्या हुआ, भारतीय व्यापारी अंग्रेजों की प्रतिस्पर्धा में कहीं नहीं ठहर पाते और उनका व्यापार नष्ट हो गया। किसानों के किसान नष्ट हो गए और जो उनके कुटीर उद्योग थे, एक गांव जो स्वावलंबी था, आत्मनिर्भर था, वह अब अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। फलस्वरूप भारत में अकाल पड़ा। इस आर्थिक शोषण या आर्थिक कारण को आगे चलकर दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बड़े विस्तृत रूप से समझाया है कि किस प्रकार भारतीय पूंजी विदेश चली जाती है और जाने के बाद वही कर्ज के रूप में भारत आती है और उस पर ब्याज भारतीयों से वसूल किया जाता है। तो यह एक अनवरत रूप से चलने वाली चक्र है जिसे तोड़ना नामुमकिन था, जिसकी तुलना उन्होंने स्पंज से की है। स्पंज में यह है कि भारत की गंगा नदी से पानी सोख कर इंग्लैंड की टेम्स नदी में निचोड़ दिया जाता है। यानी भारतीयों का एक प्रकार है, उन्होंने सिर्फ आर्थिक शोषण किया, जिससे अकाल पड़े, सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं था, महामारियां फैली, बीमारियां फैली, लोग अकाली काल के ग्रास में समा गए, जिससे लोगों में गुस्सा उमड़ा और उन्होंने 1857 की क्रांति में अपना सहयोग दिया। क्लियर, यह रहा आर्थिक कार्य। अगला है सैनिक कार्य। सैनिक कार्य अंग्रेजों ने भारतीय सेना की सहायता से भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित की थी। इसलिए कंपनी ने बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में रख लिया था। वेलेस्ली ने सहायक सैनिक प्रथा के फलस्वरूप कंपनी की सेना
में भारतीय सैनिकों की असाधारण वृद्धि की थी। 1856 में डलहौजी के जाने के बाद समय कंपनी की सेना में 2,38,000 देसी, 45,322 अंग्रेज थे, जो बहुत कम सैनिक थे। उनका विभिन्न क्षेत्रों में वितरण ठीक नहीं था, अतः अनेक ऐसे क्षेत्र में जहां देसी सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक थे, तो उनकी संख्या नगण्य थी, यानी नाम मात्र 1-2। अधिकांश अंग्रेज सैनिक अधिकारियों को सीमांत प्रदेशों एवं नए विजित क्षेत्रों जो हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए थे, प्रशासनिक और सैनिक पदों पर सैनिकों में जो दिए थे। कंपनी की इस दुर्बलता से भारतीय सैनिक परिचित थे। वो भारतीय सैनिक जानते थे कि हमें नए क्षेत्रों में नहीं भेजा जाएगा, हमें प्रशासन के सैनिकों के निम्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा, और जहां हमारे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बहुत कम है, और अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के समर्थन से ही संपूर्ण भारत पर अधिकार किया था। नेक्स्ट, सेना में वेतन भत्ते पदोन्नति के संबंध में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी। एक साधारण सैनिक भारतीय को वेतन में 7-8 रुपए, कितने 7-8 रुपए मासिक वेतन दिया जाता था, यानी महीने में काम करेगा तो उसको वेतन कितना दे रहे हैं, 7-8 रुपए। वहीं अंग्रेजों को उनसे अधिक वेतन मिलता था, अतः भारतीय सैनिक वेतन माह में उन्हें 1 से 1.5 रुपए ही मिलता था। वेतन वृद्धि भी 1 से 1.5 रुपए तक ही होती थी। क्लियर। 1806 से 1855 तक सैनिकों ने अनेक विद्रोह किए, परंतु विद्रोही सैनिकों को भीषण यातनाएं दी गई, और जहां तक भारतीय सैनिकों को गोली से उड़ा दिया गया। यानी अंग्रेज के विरोध में अगर भारतीय सैनिक अगर कोई विद्रोह करता है तो अनेक यातनाएं दी जाती थी, इतनी क्रूर यातनाएं दी जाती थी कि रूह कांप उठे, और अगर ज्यादा करे तो उसको गोली से उड़ा दिया जाता था। कंपनी की सेना में अधिकांश सैनिक उच्च जाति के थे, जिनमें ब्राह्मण, राजपूत, जाट, पठान आदि थे। वे कट्टर रूढ़िवादी थे और धर्म के नाम पर अपने अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना उनके लिए साधारण बात थी। अंग्रेज सेना में पाश्चात्य नियम लागू करते थे। सैनिकों को माला, तिलक लगाने की मनाही थी। मुस्लिम सैनिक दाढ़ी नहीं रख सकते थे जो मुस्लिमों की संस्कृति के विरुद्ध था। यानी भारतीयों को ये कहा आप है ना तिलक नहीं लगा सकते, प्रतीक चिन्ह नहीं रख सकते। वही मुसलमानों को कहा, मुस्लिम सैनिकों का आप दाढ़ी नहीं रख सकते। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्मों के विरुद्ध जो बातें थी वो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों पर थोपी। इस पर लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार भविष्य में भावी सैनिकों को सेना भर्ती अधिनियम पारित के अनुसार भविष्य में सैनिकों को सेना को कहीं भी भेजा जा सकता है, यह लिखकर भर्ती की जाती थी। यानी अब नया एक्ट पारित हुआ जिसमें यह कहा गया अब किसी भी सैनिक को कहीं भी भेजा जा सकता है, यह लिखित रूप से आप जब नौकरी ज्वाइन करेंगे जब हमें लिखकर देंगे। क्लियर। एक अन्य घोषणा में कहा गया कि विदेशी सेना में अयोग्य समझे जाने सैनिकों को पेंशन नहीं मिलेगी। इससे भारतीयों ने यह लगभग दृढ़ हो गया कि अंग्रेज उनके धर्म और रीति रिवाजों पर प्रहार कर रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। अतः 1857 का विद्रोह हो गया। यानी इन बातों को लेकर 1857 के विद्रोह की क्रांति की बात की गई थी। ये रही सैनिक कारण। अगला हम पढ़ेंगे तात्कालिक कारण। क्लियर। कौन सा? तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति के बारे में अभी तक जो हमने पढ़े थे वो सब उसके कारण थे, पर इनके जो तात्कालिक कारण क्या थे वो तो देखिए। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल्स के प्रयोग का निश्चय किया। इसमें लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना होता था। बंगाल सेना में यह बात फैल गई कि कारतूसों की खोल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। अतः हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को यह लगा कि
चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनका धर्म नष्ट कर देगा। अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। कालांतर में यह बात साबित हो गई कि गाय और सूअर की चर्बी वास्तव में रिलीज शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। सैनिकों को विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके उनका धर्म नष्ट करने तथा उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रही है। अतः सैनिकों ने शुद्ध होकर विद्रोह कर दिया। यानी 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण है वो क्या है? एनफील्ड राइफल्स। जो भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों द्वारा दी गई थी राइफल्स, इनको पहले थी एनफील्ड राइफल्स, ठीक है। इसके बाद ब्राउन बेस आई। ब्राउन बेस, इस राइफल में क्या हुआ कि इसकी जो कारतूस था, इसका जो कारतूस था वो क्या था कि उस कारतूस के नीचे एक ढक्कन था। उस ढक्कन को चिकना करके उस पर लगा दिया गया था, पर उसे बंदूक में उस गोली का प्रयोग करते समय उस ढक्कन को हटा देते ताकि वो इस ढक्कन को हटाते समय ज्यादा परेशानी ना हो और वह चिकनाहट रहे और जल्दी से हट जाए। इसके लिए उस पर क्या लगाया गया था? गाय और सूअर की चर्बी। अब चर्बी लगाती थी तो उसे दांत से खोलना होता था। अब दांत से खोलना होता था तो गाय और सूअर की चर्बी, जो हिंदू और धर्म और मुस्लिम धर्म में गाय को पवित्र माना जाता था, तो इस प्रकार भारतीय हिंदू और मुसलमानों में यह बात दर्ज कर गई कि अंग्रेज उन्हें अपने धर्म से भ्रष्ट कर कर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूसों को परमिशन दी है जो उनका धर्म को नष्ट करते हैं। तो यह इसका एक प्रमुख तात्कालिक कारण माना जाता है। क्लियर? आगे 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी। कब की? 29 मार्च 1857 को कर दी। उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सैंडर्स सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी? लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा दी गई, जो 1857 की क्रांति का प्रथम सही माना जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार माना जाता है। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हेरेसेथा 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया एवं भारतीय अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह का प्रारंभ कर दिया। अतः 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से मानी जाती है। 10 मई 1857 मेरठ, यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और मंगल पांडे को उन्हें 29 मार्च 1857 को मना कर दिया और उससे फांसी दे दी गई। फिर इसकी शुरुआत जो मानी जाती है, जो प्रमुख रूप से इनका समय दिया गया है 1857 मेरठ से। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में। नेक्स्ट 1857 की क्रांति का विस्तार या उसका फैलाव या कहां पर ये क्रांति हुई, कौन कौन इनमें थे, उनके बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट है विद्रोह का विस्तार। सुनिएगा, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाया।
कर दिल्ली की ओर कूच किया। 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और क्रांतिकारियों का नेता घोषित कर दिया। क्लियर? दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व प्रदान किया गया, किंतु वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार सितंबर 1857 को पूरी तरीके से हो गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन, लॉरेंस को भेजा, जिसमें जॉन निकोलसन मारा गया। हडसन ने सम्राट के 2 पौत्रों को यह वचन देकर उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, किंतु उन्हें गोली मार दी गई। बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर हुमायूं के मकबरे के पास गिरफ्तार किया और उनको भारत से निष्कासित कर दिया और उन्हें रंगून भेज दिया, जहां उनकी 1862 में मृत्यु हो गई। तो ये दिल्ली में था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय को वहां का 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिया और वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था? बख्त खां पे। और उनके पुत्रों और पौत्रों को आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, पर उनको आत्मसमर्पण करते ही उनको गोली मार दी। और हुमायूं के मकबरे के पास बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनको रंगून बर्मा भेज दिया गया। तो याद रखना 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? रंगून। तो ये रहे आपके बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता। दूसरी जगह लखनऊ। जून 1857 को विद्रोह का प्रारंभ लखनऊ में हुआ। यहाँ क्रांतिकारियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, जो महल परी के नाम से भी जानी जाती है। उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र बिद्रिस कादी को नवाब घोषित कर दिया तथा अपना प्रशासन स्थापित कर दिया। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में स्थिति ब्रिटिश रेजिडेंट की रक्षा करते हुए मारे गए। अंत में कैंपबेल ने मार्च 1858 में विद्रोह को दबा दिया और लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। टाटा टोपे के नेतृत्व में चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना से युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना हार गई और हेवलॉक मारा गया। कालांतर में कर्नल नील भी लखनऊ में मारे गए, किंतु अंततः यहाँ भी विद्रोह को दबा दिया गया और बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया, जहां पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जो दोंदू पंत के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखना, दोंदू पंत, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, दत्तक यानी गोद लिए हुए बेटे थे नाना साहब, ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इस पर उनकी सहायता टाटा टोपे ने की। दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर फिर अधिकार कर लिया और नाना साहब भी नेपाल चले गए। तो याद रखना, दो जने हैं जो 1857 की क्रांति में थे और दोनों के दोनों नेपाल चले गए। एक थे नाना साहब और एक थी बेगम हजरत महल, दोनों नेपाल चले गए। ये जीके में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट झांसी नाम आते ही आप सभी के मन में चमक उठी। सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, वही वाली कविता सुमित्रानंदन पंत जी की याद आ जाती है। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म वाराणसी, मृत्यु ग्वालियर में हुई, ने नेतृत्व का विद्रोह प्रारंभ किया। झांसी ने यूरोज की सेना से पराजित होकर ग्वालियर पहुंची। वहां टाटा टोपे झांसी की रानी की सहायता करने के लिए आ गए। झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों के पास वीर गति को प्राप्त हुई। टाटा टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें सहयोग मिलता रहा। उन्होंने गोरिल्ला युद्धों के द्वारा विद्रोह को नए आयाम दिए, किंतु अंत में अपने विश्वासघाती मित्र मानसिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। 1859 में ग्वालियर में उन्हें फांसी दे दी गई, यानी टाटा टोपे को फांसी हो गई। अगला बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने प्रारंभ किया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद
उस विद्रोह का नेतृत्व उनके भ्राता अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर लिंडसे आयर ने विद्रोह को दबा दिया। फैजाबाद में हमदुल्ला ने विद्रोह किया, किंतु कैम्पबेल ने उन्हें दबा दिया। इसी प्रकार इलाहाबाद में जून में विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसकी कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। अंत में जनरल ली ने यह विद्रोह दबा दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय स्थापित कर दिया। अगला बनारस, इसमें कर्नल नील ने यहाँ पर दमन कर दिया। यहाँ पर बच्चों और स्त्रियों को भी मृत्युदंड दे दिया गया। अगला बरेली, बरेली में खान बहादुर खां के नेतृत्व में विद्रोह किया और उसने स्वयं को नवाब घोषित किया, किंतु कैम्पबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया और खान बहादुर खां को भी फांसी की सजा दे दी गई। याद रखना, फांसी की सजा मिली नहीं, एक तो टैगर टोपे और एक खान बहादुर खां, ये भी जीके का क्वेश्चन है। क्लियर। इसी प्रकार राजस्थान, असम, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में भी 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ। ये 1857 की क्रांति के प्रमुख जो केंद्र थे जहां विद्रोह हुआ, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब नेक्स्ट है अगला 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। असफलता के कारण, यानी 1857 की क्रांति को पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने दबा दिया, परंतु इसकी असफलता के क्या कारण थे वो हम देखेंगे। पहला है मेरठ का विद्रोह। की क्रांति की असफलता के कारणों में पहला है मेरठ का विद्रोह। सुनिएगा, विद्रोह की पूर्व योजना अनुसार 31 मई 1857 का दिन संपूर्ण भारत में निश्चित किया गया था, किंतु दुर्भाग्य से यह 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया का झंडा खड़ा कर दिया। यह समाचार तत्काल मेरठ पहुंचा और 10 मई 1857 को मेरठ में भी विद्रोह हो गया। वास्तव में निश्चित विद्रोह करके विद्रोह की योजना के तार को तोड़ दिया गया। इस प्रकार अपरिपक्व अवस्था में विद्रोह प्रारंभ करने से असफलता निश्चित हो गई थी। मैडिसन ने लिखा, यदि निश्चितता के अनुसार 1857 को एक साथ सभी स्थानों पर स्वाधीनता का व्यापक और महान संग्राम आरंभ हुआ होता तो कंपनी के अंग्रेज शासकों को भारतीय फिर से विजय करना, कंपनी को भारतीय साम्राज्य को फिर से विजित करना लगभग असंभव होता। यानी इसमें यह कहा गया है कि मेरठ में यह विद्रोह समय से पहले हो गया। इसकी वजह से 10 मई 1857 को मेरठ में यह विद्रोह हुआ। मंगल पांडे की बात यहाँ तक पहुंची और यह विद्रोह हो गया, और जो एक अकस्मात हो गया। अकस्मात होने से क्या हुआ, जो निश्चित तारीख थी 31 मई, उस दिन नहीं हुआ। अगर उस दिन संपूर्ण भारत में एक साथ विद्रोह होता तो अंग्रेजों को भारत में वापस विजित करने में बहुत परेशानी होती और वह शायद लगभग ऐसा नहीं कर पाते। तो इस समय एक अंग्रेज ऑथर है मैडिसन ने भी यही बात कही है कि अगर 1857 का विद्रोह समय पर होता, निश्चित कार्यवाही के अनुसार होता, तो लगभग भारतीयों को अंग्रेजों को इसमें परेशानी होती। क्लियर। अगला, सिखों व गोरखों की गद्दारी। सिखों में गोरखों का सहयोग करना। सिखों और गोरखों का असहयोग। राजपूत, सिख व गोरखे अपनी वीरता के लिए विश्वविख्यात थे। इन्होंने कुछ स्थानों को छोड़कर राजपूतों ने विद्रोह के प्रति उदासीनता प्रदर्शित की। सिखों ने ब्रिटिश साम्राज्य को समर्थन दिया। सिख बंगाल से, जिसने पंजाब विलय के समय जिसने अंग्रेजों का साथ दिया, यानी बंगाल का विलय, पंजाब का विलय में सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया। प्रतिशोध लेना चाहते थे, किंतु वे मुगल सम्राट को, जिसने गुरु तेग बहादुर को मरवाया था, समर्थन करने को तैयार नहीं थे। यानी सिखों ने तेग बहादुर साहब की हत्या, मुगलों ने तेग बहादुर साहब की हत्या कर दी थी,
तो अतः सिख उनके नेतृत्व में विद्रोह नहीं करना चाहते थे तथा वे अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। सिखों ने दिल्ली और लखनऊ जीतकर क्रांति की कमर तोड़ दी, यानी सहयोग नहीं देकर असहयोग किया और अंग्रेजों को सपोर्ट किया, और उन्होंने दिल्ली और लखनऊ को जीतकर क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी। यदि पटियाला का नवाब जिंद के ठीक समय पर अंग्रेजों की मदद को नहीं आता तो क्रांति का परिणाम कुछ और ही होता। इस प्रकार गोरखों ने भी सेनापति जंग बहादुर की अधीनता में अवध पर आक्रमण कर अंग्रेजों की मदद की तथा भारतीयों से असहयोग कर क्रांति को असफल बना दिया। ये रहे नेक्स्ट, यानी सिखों और गोरखों ने भारतीय क्रांतिकारियों को सपोर्ट नहीं किया, उनके अपने अपने रीजन थे, अतः उन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया और उनके समर्थन से ही भारत में अंग्रेज वापस शासन स्थापित होने लगा। क्लियर। अगला, योग्य नेतृत्व का अभाव। योग्य नेतृत्व का अभाव है। अभाव 1857 के विद्रोह को ठीक तरह से संचालित करने वाला कोई योग्य नेता नहीं था। यद्यपि विद्रोहियों ने बूढ़े बहादुर शाह को अपना नेता मान लिया था, किंतु बूढ़े बहादुर शाह के सफल सैन्य संचालन की नेतृत्व आशा करना मात्र आशाहीन बात थी। प्रमुख नेता नाना साहब चतुर अवश्य था, किंतु सैन्य कला में निपुण नहीं थे। तात्या टोपे का उच्च चरित्र था, परंतु उसने सैनिक योग्यता नहीं थी। सर्वाधिक योग्य नेताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार का जमींदार कुंवर सिंह थे, किंतु लक्ष्मीबाई वीर होते हुए भी अनुभवहीन थी। कुंवर सिंह भी वीर था, परंतु पूर्णतः वृद्ध था। यानी 1857 की क्रांति का जो योग्य नेतृत्व था वो बिल्कुल नहीं था। और एक और बात, 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने किया था, कोई एक राष्ट्रीय नेतृत्व करता नहीं है। जो थे वो बूढ़े थे, किसी को सेना संचालन नहीं आता था, तो कोई वीर था पर सैन्य संचालन नहीं था, कोई बूढ़े हो चुके थे, कोई वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इस प्रकार 1857 की क्रांति में इस तरह से योग्य नेतृत्व का पूर्णतः अभाव था। क्लियर। अगला, नरेशों का असहयोग। नरेशों का असहयोग। प्राय सभी भारतीय नरेशों ने विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। सिंधिया के मंत्री दिनकर राव, निजाम के मंत्री जागर संजंग ने अपने राज्यों में क्रांति को नहीं फैलने दिया। राजपूत नरेशों ने भी अंग्रेजों की भरपूर सहायता की। कैनिंग के अनुसार, लॉर्ड कैनिंग जो 1857 की क्रांति के समय अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था, ने यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ जाए। क्या? अगर सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ जाए, यानी यहाँ से भागना पड़ेगा। पर इस प्रकार मैसूर के राजा, पंजाब के सिख सरदार, मराठे और बंगाल आदि के शासक शांत रहे, जिससे 1857 की जो का विद्रोह है, जो क्रांति है, वह सफल नहीं हो पाई। जिसके प्रमुख कारणों में एक ये भी है भारतीय नरेशों का असहयोग। अगला है दक्षिण भारत की उदासीनता। दक्षिण भारत की उदासीनता। नर्मदा का दक्षिण भाग पूर्णतः शांत रहा। यदि उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी विद्रोह हो जाता तो इतने बड़े विशाल क्षेत्र में विद्रोह को दबाना असंभव हो जाता। विद्रोह का केंद्र बिहार, अवध, लखनऊ, चंबल, नर्मदा के मध्य की भूमि और दिल्ली ही थे। अतः अंग्रेजों ने दक्षिण की सेना बुला ली और जिससे भारतीयों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली। यानी दक्षिण भारत इससे पूर्णतः अछूता रहा और वहां के जो शासक थे, उन सेना थी, उनको भी बुला ली और 1857 की क्रांति को दबा दिया गया। नेक्स्ट है नागरिकों का असहयोग। नागरिकों
वस्तुतः मोटे तौर पर यह विद्रोह कुछ नरेशों, जमींदारों एवं सैनिकों तक ही सीमित था। भारत के अधिकांश जनता कृषक की कोई भी वर्ग इस वर्ग की उपेक्षा करके सफल नहीं हो सकता, किंतु विद्रोहियों ने किसानों को सहयोग प्राप्त करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। इस प्रकार क्रांति जन क्रांति नहीं बन सकी। जो संघर्ष कर रहे थे वे स्वार्थ के वशीभूत होकर लड़ रहे थे। विद्रोह पुरानी व्यवस्था के समर्थक थे तो विद्रोह असफल होना ही था। इसके अलावा विद्रोहियों ने जन धन लूट कर जनता के प्रति सहानुभूति खो दी, यानी आम जो लोग थे इस विद्रोह में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि जो इसके लिए लड़ रहे थे, लड़ वही रहे थे जिनके स्वार्थ थे। झांसी की लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थी, नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। तो इस प्रकार सबके अपने अपने स्वार्थ थे। सैनिक अपने अधिकारों के बारे में लड़ रहे थे, तो सबके अपने अपने स्वार्थ थे। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर यह विद्रोह किया गया था। ऐसा उसकी असफलता के कारणों में से है। अतः इन क्रांतिकारियों ने क्या किया? किसानों का सहयोग लेना उचित ही ना समझा। अब बहुत बड़ा वर्ग किसका है? किसानों का। अब युद्ध जो 1857 में जो क्रांति है वो एक निश्चित एक वर्ग के पास ही थी। अतः किसानों का सहयोग लेकर अगर आप चाहते हो कि आप सफल हो तो कैसे हो पाएंगे? तो वह विद्रोह सफल नहीं हो पाया। साथ ही विद्रोहियों ने क्या किया? जनता के धन को लूट लिया, उनकी उपजों को नष्ट कर दिया। तो जनता की जो सहानुभूति इन विद्रोहियों के प्रति थी वो भी जाती रही। इस प्रकार 1857 की क्रांति के असफल होने के कारणों में एक प्रमुख कारण ये भी था नरेशों का, नागरिकों का असहयोग। आज के लिए इतना ही। इसका जो बचा हुआ चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में।